हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे विदेशी आक्रमण के बारे में, जिसमें हमने ईरानी आक्रमण के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। तो जो ये सिकंदर महान है, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो सिकंदर है, अगर हम इनके नाम की बात करें तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अलेक्जेंडर के नाम से। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इनके फिलिप, जो कि मैसेडोनिया के थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था पेला जगह पर हुआ था, मैसेडोनिया की। इनकी माता का नाम, जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था ओलंपियस। तो पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपियस। जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। तो जो ये शासक बने थे मैसेडोनिया के, वो शासक कब बने थे? 336 ईस्वी पूर्व में। 331 ईस्वी पूर्व में हमने पढ़ा था, सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में दारा तृतीय को हराया था। दारा थर्ड को हराया था और हकमनी राजवंश जो है उसको नष्ट किया था। उनकी राजधानी पर्सिपोलिस को नष्ट कर दिया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? बेबीलोन में। इनके गुरु कौन थे? तो वो थे अरस्तु। भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्हें आमंत्रित किसने किया था? तो वो थे आम्बी। तक्षशिला के शासक थे आम्बी। इन्होंने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्हें निमंत्रण दिया था। भारत में इनका सबसे प्रबल विरोध किसने किया है? वो किया है पोरस ने। पोरस शासक थे, इन्होंने इनका प्रबल विरोध किया था। भारत में इन्होंने 2 नगर भी बसाए हैं। कौन कौन से? निकाया और दूसरा कौन सा? बहुकेपला। बहुकेपला ये इनके घोड़े का नाम था, जिसी के नाम पर ही ये नगर बसाया था। तो निकाया और बहुकेपला ये 2 नगर इन्होंने बसाए थे। चलिए अब सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो ये कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए, 331 ईस्वी पूर्व में आरबेला के युद्ध में इन्होंने हरा दिया था दारा तृतीय को और उनकी राजधानी को नष्ट कर दिया। इसके बाद अब यूनानी जो सीमा है वो भारतीय सीमा से मिलने लगी। तो इस समय क्या है, पश्चिमोत्तर भारत में कुल मिलाकर 28 स्वतंत्र राज्य थे। कोई एक बड़ा राज्य नहीं था, छोटे छोटे 28 स्वतंत्र राज्य थे, जो कि आपस में झगड़ते भी रहते थे एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए। इसीलिए जो सिकंदर है उसे एक अच्छा माहौल मिला भारत पर आक्रमण करने का। कुछ प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? जैसे कि तक्षशिला, अभिसार, पुरु, शूद्रक, मालव, पाटल। तो ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जो भारत में उस समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थे। तो सिकंदर चलता है बल्ख से। बल्ख कहाँ पर? बैक्ट्रिया में है। तो बैक्ट्रिया में बल्ख से चलता है भारत पर अभियान करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए कहाँ से चला था? तो वह है क्षेत्र बल्ख। अब जब ये यहाँ से चलता है तो निकाया जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिकंदर से मुलाकात करता है तक्षशिला का शासक आम्बी। तो ये आम्बी सिकंदर से मिल जाता है और उसकी मदद भी करता है। अब सिकंदर क्या करता है, अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है। सेना का एक भाग उसका सेनापति चलता है लेकर, कहाँ से? खैबर दर्रे से। ये खैबर दर्रे से एक भाग, इसकी सेना का एक भाग आता है कहाँ पर? पुष्कलावती में। और वहां का शासक कौन था? अष्टक। इस अष्टक को ये मार देते हैं और उस पर अपना अधिकार कर लेता है।
और दूसरी सेना का नेतृत्व सिकंदर स्वयं करता है। और जो कपीसा और तक्षशिला, इनके बीच काफी सारी जातियां रहती थी, उन सबको पराजित करता है सिकंदर और उन पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद जो झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र है, वहां पर कौन शासन कर रहा था? वहां पर शासन कर रहा था पोरस। इसे पुरु राज्य भी कहा जाता है, पुरु राज्य, जिसमें पोरस शासक था। अब इस पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध होता है। इस युद्ध को किस नाम से जाना गया है? झेलम या फिर वितस्ता का युद्ध, या फिर इसे का एक और अन्य नाम मिलता है आपको, हाइडेस्पनीज का युद्ध। तो ये तीनों नाम एक ही युद्ध के हैं। झेलम का युद्ध कहिए, वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पनीज का युद्ध। ये हुआ था पोरस और सिकंदर के मध्य। इस युद्ध में पोरस की पराजय होती है। हालांकि पोरस बहुत बहादुरी से लड़ता है, फिर भी पोरस की पराजय हो जाती है। अब पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर पोरस को उसका राज्य वापस कर देता है। इसके बाद जो व्यास नदी है, व्यास नदी से आगे का क्षेत्र किसका था? उस पर अधिकार था मगध के शासक नंद। जो नंद वंश रहा है मगध का, उनका राज्य शुरू हो जाता है। अब उसकी सेना काफी विशाल थी, जिसके बारे में सिकंदर के सैनिकों ने सुन भी रखा था, और सिकंदर के सैनिक युद्ध करते हुए काफी थक भी चुके थे। इसीलिए इसके सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी कारण सिकंदर को व्यास नदी के तट से ही वापस लौटना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये तो था उसके आक्रमण के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या हुए। देखिए, जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, इसमें इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें वी ए स्मिथ और डॉक्टर मुखर्जी, इनका कहना है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो डॉक्टर मजूमदार है, आरसी मजूमदार और डॉक्टर राय चौधरी, इनका कहना है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के काफी प्रभाव पड़े हैं। जिनमें अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? सबसे पहला तो ये रहा, क्योंकि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य थे, अब उनका एकीकरण शुरू हुआ। क्योंकि अगर बड़े क्षेत्र पर कोई राज्य होगा तो वो अपनी शक्ति को अच्छे से इकट्ठा करेगा और किसी विदेशी शासक का प्रतिरोध भी कर पाएगा। लेकिन छोटे छोटे राज्य ऐसे नहीं कर पाते। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत हुई। दूसरे अगर हम बात करें और क्या प्रभाव रहे हैं, तो नए जलमार्ग और स्थलमार्गों की जानकारी हुई। पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारत के पश्चिमोत्तर देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। और यूनानी सिक्कों का भी भारत में प्रचार हुआ, जो कि किस शैली के थे? वो थे उलूक शैली के सिक्कों का प्रचार हुआ भारत में। इसके अलावा सिकंदर के साथ कुछ इतिहासकार भी भारत आए थे, कुछ विद्वान आए थे, जिन्होंने भारत की उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है उसके बारे में लिखा। वहीं अगर हम बात करें, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब दो अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। इसका प्रभाव किस रूप में हुआ? तो गांधार शैली का विकास हुआ। जो गांधार शैली है वो यूनानी और भारतीय शैली के मिश्रण से विकसित हुई। जब ईरानी शैली कौन सी थी? आर्मेक लिपि, और भारतीय लिपि के मिलन से कौन सी शैली निकल कर आई थी? तो वो थी खरोष्टी। और अगर हम यूनानी और भारत से की बात करें, इनके मिलन से आई है गांधार शैली। वहीं अगर हम बात करें भारतीय मुद्रा, जो दिनार है, भारत की एक मुद्रा है दिनार, ये किससे प्रभावित है? ये यूनानी मुद्रा द्रम से ही प्रभावित है। इसके अलावा जो भारतीय दर्शन है उसका भी प्रभाव पड़ा। किस पर? यूनानी दार्शनिक है पाइथागोरस, ये एक यूनानी दार्शनिक थे, और इनका एक सिद्धांत है आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये भारतीय दर्शन की जो विचारधारा है उसी से ये प्रेरित
रहा है। गार्गी संहिता में लिखा है, देखिए गार्गी संहिता क्या लिखा है। गार्गी संहिता में लिखा है, यद्यपि यवन बर्बर थे, इन्होंने यवनों को बर्बर बताया है, लेकिन फिर भी वे, क्योंकि वे ज्योतिष के मूल निर्माता थे, इसी कारण यूनानियों को देवता के भांति स्तुतियां इन्होंने बताया है। तो गार्गी संहिता में कहा है कि यूनानी हालांकि बर्बर थे, लेकिन ज्योतिष का निर्माता होने के कारण उन्हें देवताओं के भांति स्तुतियां बताया है। तो ये थे सिकंदर के आक्रमण के कुछ प्रभाव जो भारतीय समाज और राजनीति पर पड़े, लेकिन ये प्रभाव दीर्घकालिक नहीं थे, ये प्रभाव सीमित थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज पढ़ा यूनानी आक्रमण के बारे में, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में, और इनके क्या प्रभाव रहे हैं। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।